हम और आप जैसे आम नागरिकों के लिए एक बेहतर आइडेंटिटी प्रूफ अगर देखा जाए तो वो आधार कार्ड है, जिसे हम आज अपने देश में पहचाने जाते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के पास मात्र 15 दिन का मुद्राकोष में पैसा बचा था? यदि कहा जाए कि 15 दिन ही वो पैसा चलेगा, फिर देश में हाहाकार मच जाएगी। आज आप देखते हो कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात हैं, ऐसे ही भारत में 1990 के दशक में होने वाले थे। आइए चित्रात्मक शैली में 2 मिनट के अंदर जानते हैं कि भारत में आज अगर हम खड़े हैं, आज अगर हम जीवित हैं, आज अगर हम बेहतर संसाधनों में पल रहे हैं, तो देन किसकी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा चेहरा जिन्होंने हमें क्या क्या दिया। हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। हम अगर आधार कार्ड, जिसको आप विशिष्ट पहचान पत्र 2010 में आता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। अगर हम आज आरटीआई एक्ट, सूचना अधिकार की बात करते हो, संगठन, गैर संगठन, सरकारी संगठनों से अगर हमें किसी जानकारी को प्राप्त करना है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आता है, तो हम अपने अधिकारों के लिए हम जानकारी ले सकते हैं। गांव गांव तक चलने वाला नरेगा कार्यक्रम 2005 में आता है, जहां पर लोगों को आजीविका, जीवन शैली को चलाने के लिए एक अधिकार मिलता है। नरेगा जैसे कार्यक्रम 2005 में आता है। राइट टू एजुकेशन, भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक ऐसा मोड़ आता है जब शिक्षा का ग्राफ नीचे जाता है। एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन पॉलिसी आरटीई एक्ट 2009 आ जाता है। आर्टिकल 21A 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार यह बताता है कि प्रत्येक बच्चे को, 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, और हम 135वें देश में शामिल हो गए। अगर हम देखें दोस्तों कि हमारे पास यानी एक इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हम जिस दौर से गुजरे हैं, आइए उस दौर की चर्चा करते हैं कि जिस 90 के दशक में भारत में हाहाकार मचने वाली थी। चंद्रशेखर की सरकार गिरती है और पी नरसिम्हा राव सरकार में आते हैं। उससे पहले अगर देखा जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत प्रतिभा के धनी अर्थशास्त्री रहे। आपने सुना होगा, केवल अर्थशास्त्री, प्रतिभा के धनी रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर के पद पर थे और वहां से रिटायर होते हैं। नरसिम्हा राव कहते हैं कि भाई सरकार में शामिल हो जाओ और इसको बढ़िया से चलाते हैं। मौका मिलता है 1991, जिस समय अगर आप देखें तो आर्थिक संकट से हमारा देश गुजर रहा था। हम डिफॉल्टर घोषित होने वाले थे। हम उस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे जहां पर हमारे ऊपर विदेशी कर्जा बहुत था, लेकिन हमें विदेशों से और भी कर्जा चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए तो इस 90 के दशक में एक और भारत के ऊपर संकट आता है। खाड़ी युद्ध 1990 में आ जाता है, जिससे पहले भारत अपने आप संकट में घिरा हुआ था, और एक और विपत्ति आती है 1990 में, खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध के होने से क्या होता है कि जो विदेशों से सामान आयात हो रहा था, उसकी महंगाई और चरम सीमा पर बढ़ गई। अगर हम बात करते हैं कि जिस समय अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करते हो, तो यह हमारे देश में प्रमुख महत्वपूर्ण एक ऐसी वस्तु है जहां पर हमारे काफी हद तक, काफी प्रतिशत व्यापार इस पर डिपेंड है। अगर आप देखते हो कि यह महंगाई उस समय इतनी ज्यादा चरम पर थी, और खाड़ी युद्ध की वजह से इनके दामों का जो ग्राफ था वो 2 से 4 गुना हो गया, जिससे हमारे ऊपर और संकट आ गया। अगर आप आगे बात करते हो तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को शपथ लेते हैं, और 21 जून 1991 को शपथ लेते हैं। इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री बनाया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब वित्त मंत्री का कार्य होता है कि उस संकट की घड़ी में सरकार के लिए एक ऐसा बजट पेश करना कि सरकार या तो रहे या इस देश को संकट से निकाला जाए। तो नरसिम्हा राव की सरकार आती है, 1991 में आती है, और देखा जाता है कि 24 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह बजट पेश करते हैं, और ऐसा बजट जो भारत में एक नई दिशा देता है। अगर अर्थशास्त्री हो वो व्यक्ति, तो उसका बजट कैसा होगा यह आप अनुमान नहीं लगा सकते। और एक ऐसा अंतिम ही ये पड़ाव था जहां पर इस देश को मनमोहन सिंह निकाल सकते थे। 1991 में मनमोहन सिंह बजट पेश करते हैं, और बजट में नई नई नीतियों का जिक्र होता है इस देश को संकट से उबारने के लिए। लेकिन
आर्थिक संकट है, इससे कैसे निकला जाए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को देश को चलाने के लिए विदेशी कर्ज की आवश्यकता, सोना गिरवी रखते रहे, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब पूरे सिस्टम को देखा और भांपा कि किस तरह से चीजों को किया जाए, तो भाई विदेशी कर्ज के लिए क्या हुआ कि लाइसेंस परमिट, सबसे महत्वपूर्ण जो एक पॉइंट अगर देखा जाए तो यह था कि लाइसेंस परमिट इंडेड, यानी ये ऐसी परिकल्पना थी जहां पर विदेशी कंपनियां, अगर आप देखते हो कि विदेशी कंपनियां, भाई अगर हमें विदेशी ऋण चाहिए, विदेशी लोन चाहिए, तो हमें उसके लिए एक शर्त माननी है कि विदेशी कंपनियों को भी भारत में आने का मौका मिले और वो भी व्यापार करें। लाइसेंस परमिट को इंड किया गया, विदेशी कंपनियों को अनुमति दी गई कि हां आप आइए और काम कीजिए भारत में, हम भी साथ में काम करेंगे। जब भारत में पैसा निवेश होगा तो आम जनता है उसको उसमें काम भी मिलेगा और जो विदेशी मुद्रा होगी वो उसकी क्या होगी, वो बढ़ोतरी भी होगी। और विदेशी मुद्रा की ही हमें आवश्यकता थी। मनमोहन सिंह ने 3 कार्य बहुत बेहतरीन किए, एक उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। वैश्वीकरण पूरे ग्लोबल सिस्टम पर, निजीकरण का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज में, सरकारी चीज है उसको अगर आप निजी हाथों में दे रहे हो, जिस पर आजकल बहुत बवाल हो रहा है कि भाई बैंकों को निजीकरण कर दिया या रेलवे को कर दिया, तो इससे क्या है कि सरकार की यह नीति है कि इससे हमारी चीजें कम नहीं होनी चाहिए, हमारी मुद्राएं बढ़नी चाहिए, यानी औद्योगिक नीति पर कोई निगेटिव इफेक्ट ना हो, सरकार का यह मतलब है। इसका मतलब यह है कि निजीकरण का मतलब है कि सरकार, जैसे बैंकों की अगर आप बात करते हो या पेट्रोल, आपने देखे कि प्राइवेट भी हैं साथ में सरकारी भी हैं। निजीकरण में आप देखिएगा कि प्राइवेट वाले भी काम करेंगे और सरकारी वाले भी काम करेंगे। आप कोई भी चीज देखो, चाहे आप बैंक की बात कर लो, सरकारी भी है साथ में प्राइवेट भी है। तो इसका मतलब है कि मुद्रा बहुत अहम है इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए। वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये 3 चीजें अपनाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी सफल हुए। मुझे लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा दिमाग दोबारा देश में नहीं मिलेगा। यदि यह 10 साल और होते तो मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाती। जरूरी यह नहीं कि प्रधानमंत्री वो होते, जरूरी यह है कि भारत को आप कहां ले जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को शेयर जरूर करें आज की।